वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे रिवीजन लेक्चर में देखेंगे मैट के बारे में, एएमटी के बारे में और एसएसजेड के बारे में। डायरेक्ट टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट। मैट का फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। देखिए अभी ये जो मैट जो है वो, ये जो मैट का जो टैक्स है वो किसको लगता है, तो कि मैट का जो प्रोविज़न जो है, मैट का जो प्रोविज़न टैक्स है वो सिर्फ कंपनी एसएससी को लगता है। द प्रोविज़न ऑफ मैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द कंपनी एसएससी। और कंपनी यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ तो उसमें सारी कंपनी आ गई, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अभी मैट की जो रेट है, मतलब कितने परसेंटेज से मैट का टैक्स लगता है, तो 15% से लगता है। पहले ये रेट 18.5% हुआ करता था, अब ये अमेंडमेंट हो गया है और रेट जो है अभी 15% हो गया है। अभी कंपनी को, अभी आप लोग बोलोगे कि इनकम टैक्स में कंपनी का रेट तो 30% है या 25% है, या तो फिर जो नई सेक्शन आई उसके हिसाब से, तो फिर क्या मैट भी एप्लीकेबल होगा? तो वो टैक्स कैसे गिना जाएगा, उसके लिए सेक्शन 115 जेबी पूरे टैक्सेशन को गवर्न करती है कंपनी के। 115 जेबी जो सेक्शन है वो ये बोलती है कि कंपनी के ऊपर टैक्स कैसे गिना जाएगा, तो कि टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और एज पर बुक प्रॉफिट और एट द रेट ऑफ 15% जो मैट लगता है। विच एवर इज हायर वाला जो टैक्स का अमाउंट होगा वो हमको पे करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी एसएससी को वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कंपनी एसएससी को टैक्स कैसे पे करना है, तो नॉर्मल प्रोविजन जो इनकम टैक्स की उसके हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेट करें सबसे पहले। दूसरा, कंपनी का जो बुक प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट का 15% लेने का, मतलब ये जो मैट का रेट है वो 15% किसका लेने का, बुक प्रॉफिट का। बुक प्रॉफिट के 15% जिसको मैट बोला जाता है, वो दोनों में से जो हायर अमाउंट है, विच एवर इज हायर वाली अमाउंट वो पे करने की रहती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो टैक्स जो है वो कंपनी को पे करना होता है, कंपनी एसएससी को। फिर से एक बार, कंपनी एसएससी को टैक्स किस तरह से पे करना होता है, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और बुक प्रॉफिट का 15%, बुक प्रॉफिट का 15%, विच एवर इज हायर वाली जो अमाउंट है वो पे करने की रहती है। अभी हम सबको मालूम है कि इंडियन कंपनी का टैक्सेशन का रेट कितना है, तो कि 25% या 30%, फॉरेन कंपनी का 40% है। ठीक है, अभी यहाँ पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होगा। अभी सरचार्ज इंडियन कंपनी के ऊपर कब एप्लीकेबल होगा, तो कि जब इंडियन कंपनी का नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और 10 करोड़ के बीच में, तो सरचार्ज 7% है। और अगर 10 करोड़ से रुपए से ज्यादा होता है नेट टैक्सेबल इनकम, तो सरचार्ज 12% लगता है, 12% लगता है। ठीक है, और फॉरेन कंपनी के केस में नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 2% एप्लीकेबल है, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% एप्लीकेबल है। और दोनों ही सिचुएशन में हेल्थ एंड एजुकेशन से जो है वो 4% है। सेम वे मैट में भी ऐसा ही है, बुक प्रॉफिट का 15% लेने का, और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है इंडियन कंपनी में तो 7% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, एंड इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 2% एंड 5% रिस्पेक्टिवली एप्लीकेबल, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इज एप्लीकेबल। अगर आपका जो यूनिट है कंपनी का, अगर वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि आईएफएससी में अगर लोकेटेड है, तो वहाँ पर मैट का जो एप्लीकेबिलिटी है, मैट का जो रेट है वो 15% की जगह पे 9% हो जाएगा। अभी देखो मैं आपको बोल रहा हूँ बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो बुक प्रॉफिट का कुछ कैलकुलेशन है, जो एग्जॉस्टिव लिस्ट जो यहाँ पे दिया गई है बुक प्रॉफिट की, उसी लिस्ट के हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। मैंने यहाँ पे इतना लिखा है, मैं पूरा बोलूँगा क्या। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट से, फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें लेस करेंगे, जिसमें हमें बाद में लास्ट में बुक प्रॉफिट मिलेगा। फिर क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे वो मैं अभी बोल रहा हूँ। और हाँ, एक और बात, ये जो लिस्ट है वो पूरे एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इसमें क्या ऐड करना है, जो लिखा है वो ही ऐड करना है, आगे का कुछ ऐड करनी, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है। और क्या लेस करना है, तो जो लिखा है एक्ट के अंदर वो ही लेस करना है, एक्स्ट्रा कुछ लेस करना नहीं। सो दिस बुक प्रॉफिट का जो लिस्ट है, दिस लिस्ट इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसमें जो लिखा है वो ही आइटम्स आप लोगों को ऐड और लेस करने की रहेगी। चलिए, तो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन एज पर सेक्शन 115 जेबी।
चलो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो क्या प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। अभी पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट वो कौन सा लेंगे, क्या कंपनी एक्ट वाला लेंगे। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो पीएनएल अकाउंट बनाया होगा पूरे साल का, उसका नेट प्रॉफिट ले पकड़ के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, तो कि जो चीज़ें पीएनएल के डेबिट साइड में हुई है उसमें से क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इनकम टैक्स पेड प्रोविजन, मतलब इनकम टैक्स जो भी पे किया है या तो फिर उसका प्रोविजन इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, क्या क्या ऐड करेंगे, तो कि इनकम टैक्स, उसका प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि दिस लिस्ट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसमें इनकम टैक्स के पेनल्टी नहीं है। सो दैट मीन्स कि इनकम टैक्स की पेनल्टी पीजीबीपी में अगर आप प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हैं तो इनकम टैक्स की जो पेनल्टी वहाँ पे डिसअलाउ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी लिखा नहीं है तो यहाँ पर ये अलाउेबल होगी, डिसअलाउ नहीं होगी। मतलब जितना लिखा है उतना ही एडबैक करेंगे हम लोग। तो क्या क्या लिखा है फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स का जो भी पे किया है वो उसका प्रोविजन, इनकम टैक्स का प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। चलिए ये बात हुई इनकम टैक्स की। दूसरा हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो कि जो भी डिविडेंड पे किया है या प्रपोज डिविडेंड है वो ऐड करेंगे। थर्ड, मतलब अभी मैं ऐड की पूरी लिस्ट बोल देता हूँ आप लोगों के सामने। थर्ड, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व अकाउंट, मतलब जो भी अमाउंट रिजर्व के अकाउंट में ट्रांसफर की गई है, मतलब पीएनएल से जो अमाउंट रिजर्व में गई है वो। नंबर 4, लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अगर आपने कोई सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस पीएनएल में डाल रखे हैं तो वो एड बैक होंगे। नंबर 5, प्रोविजन फॉर अन एज सर्टेन्ड और कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी या तो फिर अनएसर्टेन लायबिलिटी का जो प्रोविजन आपने पीएनएल में बनाया था उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब यहाँ पर ग्रेजुएटी का प्रोविजन नहीं बोला है तो ग्रेजुएटी का प्रोविजन यहाँ पर अलाउेबल है, यानी कि हम उसको यहाँ पे एडबैक नहीं करेंगे। अगर फिर पीएनएल में दिया हुआ है तो 115 जेबी के हिसाब से वो अलाउेबल है, डिसअलाउ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन पीजीबीपी में उसको डिसअलाउ कर देंगे, वो वहाँ पे एडबैक होगा। देखो 5 चीज़ें मैं बोली क्या ऐड करने की, इट्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये 5 चीज़ें अगर आपको पीएनएल में दिखती है तो ही ऐड करने की, अदरवाइज नहीं ऐड करने की। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करने की नहीं है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है, अब मैं धीरे धीरे से बोलूँगा, बारी बारी से बोलूँगा। ये 5 चीज़ें मैंने जो अभी बताई वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कौन सी 5 चीज़ें, इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, surcharge and education cess, dividend paid and proposed dividend, any amount transferred to the reserve account, losses of subsidiary company and provision of unascertain liability and contingent liability। चलिए 5 चीज़ें। चलिए अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। एक्सपेंस फॉर अर्निंग इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12। देखिए एग्जम्प्ट इनकम जो है अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12 की, वो इनकम एग्जम्प्ट है। उस एग्जम्प्ट इनकम के रिलेटेड जो खर्चे आप लोगों ने पीएनएल में डाल रखे थे ना एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से, वो हम लोग यहाँ पे एडबैक करेंगे। अभी सेक्शन 10 क्या है, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम है, उसके रिलेटेड जो खर्चे डाल रखे वो टैक्सेबल हो जाए, मतलब उसको हम लोग यहाँ पे एडबैक करेंगे। सेक्शन 11 एंड 12 क्या है, तो जो ट्रस्ट वाली जो सेक्शन है 11 एंड 12 की, जिसमें हम ट्रस्ट को एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, मतलब कोई कंपनी है जिसने अपना ट्रस्ट बना के रखा है और वहाँ पे 11-12 में उसने वो ट्रस्ट के हिसाब से उसको एग्जम्पशन लिया था और उसके सामने खर्चे उसने पीएनएल में डेबिट किए थे, तो वो खर्चे यहाँ पे एडबैक हो जाएंगे। तो छठा नंबर का पॉइंट फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए जो आप लोगों ने खर्चे किए सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 में, वो यहाँ पे हम लोग एडबैक कर देंगे। डेप्रीशिएशन डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जो भी डेप्रीशिएशन है वो यहाँ पर हम लोग सीधा एडबैक कर देंगे। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, ठीक है, मतलब आपकी जो असेट की जो वैल्यू थी उसमें जो भी डिमिनिशन हुआ है, मतलब डिमिनिशन हुआ है, उसका अगर प्रोविजन पीएनएल के डेबिट साइड था तो वो हम लोग यहाँ पे उसको एडबैक कर देंगे। जिसका मतलब क्या, वैल्यूएशन ऑफ असेट का डिमिनिशन में क्या होता है, जैसे कि कोई बैड डेट है या AS 13 के हिसाब से डिमिनिशन हुआ है, AS 28 के हिसाब से अगर डिमिनिशन हुआ है, उसका अगर हम लोगों ने प्रोविजन बनाया था पीएनएल के डेबिट साइड में तो उसको हम लोग यहाँ पर एडबैक करेंगे। AS 13 इन्वेस्टमेंट का था और AS 28 क्या था, इम्पेयरमेंट के लिए था। ठीक है, आगे डिफर्ड टैक्स, अगर आप लोगों ने पीएनएल के डेबिट साइड डिफर्ड टैक्स लिखा है तो हम लोग उसको यहाँ पर एडबैक कर देंगे बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स। देखो अभी ये जो आइटम है ना, शायद आपके पीएनएल के डेबिट ना, शायद ये 100% नहीं होगी। ये जो आइटम बोला, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ असेट्स, मतलब पीएनएल की क्रेडिट साइड अगर ये आइटम क्रेडिट नहीं हुई, देखो कोई भी असेट है जिसको आप लोगों ने डिस्पोज कर दिया तो रिटायर कर दिया, उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कोई बैलेंस है और उसको अगर आप पीएनएल में नहीं लेके गए हो,
ठीक है। तो बाय तो उसका मतलब क्या होता है कि वो टैक्सेबल होगी, मतलब बुक प्रॉफिट के हिसाब से वो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई एसेट आप लोगों ने बेच दी या तो फिर रिटायर कर दी, तो वो बेचने से या रिटायर करने से या डिस्पोज करने से आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट अगर आप लोगों ने उसको मतलब लास्ट में तो ये उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही जाएगा। तो अगर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व को बंद करके अगर आप पीएनएल में नहीं लेके आए हो, यानी कि पीएनएल के क्रेडिट साइड आप लोगों ने उसको क्रेडिट नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते समय उसको यहाँ पे एड बैक कर दोगे। तो डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब असेट जो है वो बेचने से जो भी प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट अगर आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है और वो अगर आप पीएनएल में नहीं लेके गए, मतलब पीएनएल के क्रेडिट से नहीं लेके गए हो, तो वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 नंबर से 10 नंबर की आइटम में फिर से एक बार बोल रहा हूँ जो एडबैक करने की है। एक्सपेंस फॉर अर्निंग इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12, depreciation debited to the P&L account, provision for the diminution in the value of the assets, deferred tax and balance in revaluation reserve on the retirement disposal of the assets if not credited to the P&L account। चलिए ये 10 के 10 आइटम जो एडबैक करनी थी वो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्या क्या एडबैक किया हम लोगों ने। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन पेड ऑन इनकम टैक्स, ठीक है। आगे डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट, लॉसेस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, प्रोविजन फॉर द डिमिनुशन इन द प्रोविजन फॉर द अनअसर्टेन्ड एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम एग्जम्प्ट under section 10, 11 and 12, depreciation debited to the P&L account, provision for the diminution in the value of the assets, जो भी AS 13 या AS 28 या बैड डेट का जो बैड डेट की वजह से जो डिमिनुशन हुआ असेट्स में वो, deferred tax, balance in the revaluation reserve on the retirement or disposal of the assets if not credited to the P&L account, and expense। तो ये 10 आइटम जो बोली मैंने एडबैक करने की वो। अभी आगे नंबर 11 से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द शेयर इन द इनकम ऑफ द एओपी बीओआई। देखो आपको मालूम है कि एओपी बीओआई की जो अगर एमएमआर से टैक्स लगता है एओपी बीओआई के ऊपर, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी उनको एओपी बीओआई में से जो भी शेयर मिलता है वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। अगर इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी तो उसके जो खर्चे हैं वो भी आपको अलाउेबल नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने उसके खर्चों को अलाउ किया है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, उसको एड बैक कर देंगे। तो चलिए फिर से एक बार, एक्सपेंस रिलेटेड टू द शेयर इन द इनकम ऑफ द एओपी बीओआई। क्यों, तो कि एओपी फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एओपी बीओआई क्यों यहाँ पर उसके खर्चे हम लोग डिसअलाउ करेंगे, तो कि उसकी इनकम एग्जम्प्ट है। अभी उसकी इनकम क्यों एग्जम्प्ट है, शेयर की इनकम, मेंबर्स के शेयर की इनकम। मानो कोई कंपनी एओपी बीओआई की मेंबर है और वो जो एओपी बीओआई है उसका टैक्स जो है वो एमएमआर से लगता है, एमएमआर से लगता है। तो देयर इज अ प्रोविजन इन एओपी बीओआई केस कि अगर एओपी बीओआई की इनकम को अगर एमएमआर से टैक्स लगता है तो उसके जो मेंबर जो है उनकी इनकम, उनके जो मेंबर्स को जो एओपी बीओआई में से जो शेयर मिलता है वो शेयर, उन शेयर की जो इनकम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, वो अप टू दैट शेयर अमाउंट वो उनके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो उसके सामने खर्चे भी आपको अलाउेबल नहीं मिलेंगे, तो उस टाइम पे वो जो खर्चे वो आपके क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। इसलिए एक्सपेंस रिलेटेड टू द शेयर इन द इनकम ऑफ द एओपी बीओआई। एक्सपेंस अभी आगे, एक्सपेंस रिलेटिंग टू द इनकम टू द फॉरेन कंपनी फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज। देखो फॉरेन कंपनी रिलेटेड जो भी खर्चे है, मतलब ये जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी के रिलेटेड है। और उसमें भी फॉरेन कंपनी कौन सी, तो जिसकी इनकम कैपिटल गेन या तो फिर सिक्योरिटीज से होती है, मतलब सिक्योरिटीज बेचने से जो कैपिटल गेन हुआ, या तो फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस से जो फॉरेन कंपनी को जो इनकम मिलती है उसके वो इनकम कमाने के लिए उसने जो खर्चे किए वो खर्चे यहाँ पर उसको डिसअलाउ हो जाएंगे। क्यों, तो कि देखो सबसे पहले ये पॉइंट किसके लिए बोल रहा हूँ, फॉरेन कंपनी। कौन सी फॉरेन कंपनी, तो कि ऐसी फॉरेन कंपनी की जिसकी इनकम कैसे होती है, सिक्योरिटी बेचने से जो कैपिटल गेन होता है, या तो फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस से जो इनकम होती है। 4 चीज़ें ऐसी फॉरेन कंपनी की जिसकी इनकम सिक्योरिटी बेचने से कैपिटल गेन होता है, या तो फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस से इनकम होती है। वो इनकम के सामने जो खर्चे, वो इनकम अर्न करने के लिए जो खर्चे किए, वो खर्चे अगर उसने अपने पीएनएल के डेबिट साइड डाले हैं तो वो डिसअलाउ होंगे, क्योंकि हम उसको यहाँ पे डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि ये इनकम भी हम उसको यहाँ से लेस करेंगे। अभी मैं लेस वाले जो बोल रहा हूँ वहाँ से हम लोग उसको लेस करेंगे। क्यों ऐसा, तो कि ये जो है वो स्पेशल प्रोविजन के रेट से उसके ऊपर टैक्स लगता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करते हैं। आगे, any notional loss on exchange of shares of SPV with units of business trust or notional loss due to change in carrying amount of units or loss on transfer of units। देखो आपको अगर कोई भी नोशनल लॉस होता है ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ एसपीवी विथ यूनिट्स
ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, मतलब बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट्स है उसमें एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो शेयर्स है उसको एक्सचेंज करने से आपको जो लॉस होते हैं बिजनेस ट्रस्ट की स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो शेयर्स है उसको एक्सचेंज करने से जो भी नोशनल लॉस होता है वो नोशनल लॉस हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको एड बैक कर देंगे। और नोशनल लॉस ड्यू टू चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ यूनिट्स और लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, तीन चीज़ें आई। बिजनेस ट्रस्ट की जो एसपीवी के शेयर्स बेचने से जो नोशनल लॉस होता है, या तो फिर कैरिंग यूनिट्स की जो कैरिंग अमाउंट है उसको चेंज करने से जो नोशनल लॉस होता है, या तो फिर यूनिट को ट्रांसफ़र करने से जो नोशनल लॉस होता है। इन तीन चीज़ों से, यानी कि ये तीनों चीज़ों की वजह से अगर नोशनल लॉस होता है तो नोशनल लॉस और नोशनल गेन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। नोशनल गेन होता है तो उसको हम लेस करेंगे, नोशनल लॉस जो हम लोगों ने पीएनएल के डेबिट से डाला था उसको हम लोग एड बैक कर देंगे। आगे अमाउंट ऑफ एक्चुअल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। हाँ, तो मतलब अगर आप लोगों का कोई भी एक्चुअल गेन हुआ है, हाँ देखो नोशनल लॉस जो है वो नोशनल चीज़ों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक्चुअल चीज़ों को ही कंसिडर करेंगे। देखो अभी एक्चुअल गेन हुआ तो पीएनएल के क्रेडिट साइड अगर नहीं लिखा है तो हम लोग उसको यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एक्चुअल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये नया पॉइंट था, नोशनल को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक्चुअल आइटम्स को कंसिडर करेंगे। अगर आपका नोशनल लॉस था पीएनएल के डेबिट साइड, अगर आपने उसको एज एन एक्सपेंस दिखाया था तो यहाँ पे एड बैक कर देंगे। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ और पीएनएल के क्रेडिट साइड अगर आपने उसको नहीं दिखाया तो हम ये लोग यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। अगर ऑलरेडी दिखा है तो फिर दैट इज नॉट वरी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे पीएनएल के उसमें आ चुका है। एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू द कंपनी बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ पैटर्न टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBF। देखो इनकम, रॉयल्टी की इनकम मतलब जो भी रॉयल्टी की इनकम है, रॉयल्टी ऑफ पेटेंट टैक्सेबल, रॉयल्टी पेटेंट 115 BBF में जो टैक्स लगता है उसकी इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा होता है ना वो डिसला होगा, क्योंकि रॉयल्टी या पेटेंट की इनकम को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, उसके लिए अलग से चार्ज करना पड़ता है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 15 आइटम्स जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बोली वो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर उसको ऐड बैक कर देंगे। कौन सी 15 आइटम, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, यही 15 आइटम हम लोग ऐड बैक करेंगे। फिर से एक बार, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स का प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस ऑफ इनकम टैक्स, डिविडेंड पेड एंड पेड और प्रपोज्ड जो भी है, any amount transferred to any reserve account, losses of the subsidiary company, provision or for unascertained or contingent liability, expenses for earning income under section 10, expenses of income earning exempt income under section 10, 11 and 12, depreciation debited to the P&L account, provision for the diminution in the value of the assets, कौन सा क्यों डिमिनेशन हुआ आपकी असेट्स में, तो ड्यू टू बैड डेट्स, due to AS13 and due to AS28, deferred tax, balance in the revaluation reserve on retirement or disposal of the assets, expense related to the shares in the income of the AOP BOE, expense related to the income of the foreign company from capital gain on securities or interest royalty fees for technical services, any notional loss on exchange of the shares of the SP with the units of the business trust or notional loss due to change in carrying amount of the units or loss on the transfer of the units, amount of the actual gain transfer of units on the business trust and expenditure relatable to the income by way of the royalty of patent taxable under section 115 BBF। देखो अभी क्या लेस करना है वो देखते हैं। तो क्या सबसे पहले जैसे मैंने वहाँ पे बोला था ना एड में कि जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे वो एड बैक हो जाएगा, उसी तरह से अगर कोई रिजर्व बना है और उसमें से अगर कोई अमाउंट हम लोगों ने विड्रॉ की है, कोई रिजर्व अगर पीएनएल के थ्रू बना है और अगर उसमें से कोई अमाउंट हम लोगों ने विड्रॉ की है तो जो अमाउंट विड्रॉ की है वो हम लोग लेस कर देंगे। तो नंबर 1, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व इफ सच रिजर्व मेड थ्रू द पीएनएल, अगर पीएनएल के थ्रू कोई रिजर्व बना था उसमें से अगर कोई अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर देते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे उसको लेस करेंगे। अब क्यों लेस करेंगे, तो कि ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर आप हमें वो रिजर्व बनाते टाइम अगर उसको एड बैक करवाते हो तो यहाँ से हम लोग वो उसको माइनस ही कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, सेक्शन 10, 11 एंड 12 की इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चे डिसला हुए थे तो बट ऑब्वियसली बात है उसकी इनकम भी हमको इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो दूसरा यहाँ पर क्या लेस होगा, इनकम एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12। नंबर 3,
डिफर्ड टैक्स, डिफर्ड टैक्स असेट भी होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी होता है। तो असेट जो है डेबिट साइड होता है, लायबिलिटी यहाँ पे होती है। डेप्रीसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। देखो वहाँ पे एक डेप्रीसिएशन हम लोगों ने ऐड किया था, मतलब टोटल डेप्रीसिएशन वहाँ पे ऐड बैक करेंगे। यहाँ पे लेस कौन सा डेप्रीसिएशन करेंगे, तो क्या लेस डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। आपकी असेट का जो रिवैल्यूएशन हुआ और उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया था हम लोगों ने, उसको एक्सक्लूड करके बाकी का डेप्रीसिएशन हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। मतलब पहले जो एड में जो हम लोगों ने डेप्रीसिएशन एड बैक किया था, मतलब एड वाला जो कॉलम है उसके अंदर जो डेप्रीसिएशन हम लोगों ने एड बैक किया था वो टोटल डेप्रीसिएशन था, और लेस वाले में जो डेप्रीसिएशन हम लोग लेस करेंगे वो एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का होगा। देखो फिर प्रॉफिट ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का अगर कोई भी प्रॉफिट है उसको हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन असेट्स। देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई भी अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन असेट्स। कब कितनी अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी कितनी अमाउंट जो ट्रांसफर किए वो कितनी अमाउंट लेस कर सकते हैं, तो टू द एक्सटेंट डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन असेट। रिवैल्यूएशन के असेट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन लिया है उतनी अमाउंट का हम लोग यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं, लेस में दिखा सकते हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन ऑफ द कंपनी। देखो अभी इसमें से देखो लेस वाले आइटम है सॉरी लेस वाली जो आइटम है उसमें ये ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन मैं लास्ट में लेता हूँ, उससे पहले और आइटम्स ले लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे 5 हो गई ना, पांचों आइटम फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लेस वाली जो पांचों आइटम है फिर से एक बार बोल रहा हूँ। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व इफ रिजर्व मेड थ्रू द पीएनएल, पीएनएल के थ्रू अगर कोई भी रिजर्व बना था उसको हम लोग माइनस करेंगे। इनकम एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12, 10, 11 एंड 12 की कोई भी इनकम है उस वो एग्जाम्ड होती है, इसलिए हम लोग उसको ऐसे माइनस करेंगे। डिफर्ड टैक्स माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के ऊपर जो भी डेप्रीसिएशन होगा उसके अलावा वाला डेप्रीसिएशन यहाँ से माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो माइनस होगा। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो भी ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो भी ट्रांसफर हुआ वो माइनस करेंगे कितनी अमाउंट तक, तो टू द एक्सटेंट डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन रिजर्व। आगे इनकम एज अ शेयर इन इनकम ऑफ एओपी की जो भी इनकम है वो यहाँ से माइनस होगी, क्योंकि उसके खर्चे अगर हम लोगों ने एडबैक किए थे तो इनकम भी हम लोग उसको माइनस में ले लेंगे। उसी तरह से हम लोग रॉयल्टी और पेटेंट की जो इनकम है उसको भी माइनस कर देंगे, तो रॉयल्टी और उसकी इनकम भी हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। और जो मैंने वहाँ पे आप लोगों को नोशनल लॉस की गेन की बात की थी, उसी तरह से अगर आपका नोशनल गेन होता है तो वो नोशनल गेन भी हम लोग यहाँ से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि नोशनल लॉस हम लोगों ने एडबैक कर दिया था तो नोशनल गेन के ऊपर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो नोशनल गेन हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस, जिस तरह से एक्चुअल गेन के ऊपर टैक्स बनने का था तो इसलिए हमने उसको ऐड बैक किया था, तो उसी तरह से एक्चुअल लॉस होता है तो वो हमको अलाउेबल मिलना चाहिए डिडक्शन में, तो एक्चुअल लॉस होगा तो हम लोग उसको यहाँ पर अलाउ कर देंगे, मतलब वो माइनस कर देंगे। और अगर किसी फॉरेन कंपनी की इनकम है तो उसके खर्चे हम लोगों ने डिसअलाउ किए थे, तो उसकी इनकम भी यहाँ पर उसी तरह से हम लोग डिडक्शन में अलाउेबल में ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये 4-5 चीज़ें हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ कि जो इनकम उसकी हम लोग माइनस करेंगे अगर पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखी हुई है तो, और उसके रिलेटेड खर्चे अगर आप लोगों ने डेबिट साइड किए थे तो उसको हम लोग एड बैक कर देंगे। कौन सी 4-5 चीज़ें फिर से एक बार बोल रहा हूँ। देखो शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम यूपीबीओआई अगर पीएनएल के क्रेडिट साइड है तो माइनस करेंगे। रॉयल्टी पेटेंट की इनकम पीएनएल के क्रेडिट साइड है, माइनस करेंगे। सॉरी इनकम खर्चे उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। देखो आप लोग उसको मैच करते जाओ। देखो इनकम फ्रॉम एओपीबीओआई अगर इनकम है माइनस करेंगे, उसके रिलेटेड खर्चे एड बैक करेंगे। पेटेंट कॉपीराइट की इनकम है माइनस करेंगे, उसके रिलेटेड खर्चे है एड बैक करेंगे। इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी की अगर इनकम होती है कहाँ से, तो क्या सिक्योरिटी बेचने से जो भी कैपिटल गेन हुआ या तो फिर इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की जो भी इनकम हुई वो माइनस करेंगे और उसके रिलेटेड खर्चे वहां पर एड बैक करेंगे। आपको जो भी नोशनल लॉस नोशनल गेन होता है, नोशनल गेन कैसे होगा, नोशनल गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ एसपीवी विथ यूनिट बिजनेस ट्रस्ट, नोशनल गेन ड्यू टू चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑन गेन ऑफ यूनिट्स और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, जिससे आपको नोशनल गेन होता है तो वो माइनस करेंगे, उससे रिलेटेड खर्चे डिसअलाउ करेंगे।
और अगर आपको कोई एक्चुअल में लॉस होता है तो माइनस करेंगे, और एक्चुअल में गेन, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, एक्चुअल में लॉस होता है तो माइनस करेंगे, एक्चुअल में गेन होता है वो वहां पर टैक्स उसके ऊपर लगा देंगे, मतलब उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो ये 4-5 चीजें जो इनकम माइनस इनकम जो होती है तो उसको माइनस कर देंगे, और खर्चे जो है जो अलाउेबल नहीं होते उसको डिसअलाउ कर देंगे, मतलब एड बैक कर देंगे। ठीक है, चलो आगे। अभी सबसे लास्ट में क्या करेंगे, तो ब्रॉड फॉरवर्ड एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या तो फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर है वो हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन दो सिचुएशन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों हमको डिडक्शन में मिलेगा। कौन से दो सिचुएशन में, देखो नॉर्मल केस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आपको दिया हुआ है तो विच एवर इज लोअर वाली अमाउंट है वो ही माइनस होगी, या तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस होगा, सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर वाली अमाउंट है वो ही माइनस होगी नॉर्मल केस में। लेकिन दो केस के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों माइनस करने को मिलेगा। कौन सी दो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, अगर आपकी कंपनी है उसके अगेंस्ट company against whom an application for the corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudicating authority under section 7 or 9 or 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। मतलब Insolvency and Bankruptcy Code 2016 के सेक्शन 7, 9 और 10 के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपकी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एडमिट कर दिया है, ठीक है, उस केस के अंदर या तो फिर कंपनी एंड इट सब्सिडरी एंड द सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी, आपकी कंपनी और उसकी सब्सिडरी और उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी, वेयर द ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट under section 241 of the Company Act 2013 has suspended the board of directors of such company and has appointed new directors who are nominated by the central government under section 242। ठीक है, आपकी कंपनी, आपकी सब्सिडरी कंपनी या तो फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी, जहां पर इन दैट केस ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन, मतलब ट्रिब्यूनल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल दिया और उसकी जगह पे नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। ठीक है, और ये सब किसने किया, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी होगी अंडर सेक्शन 241 में, और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 242 में। अ कंपनी शैल बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी सच अनदर कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं, वो मालूम है, मतलब सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं, जिसका हमारे पास 51% या ज्यादा स्टेक होल्डिंग होता है उसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। तो ये दो सिचुएशन केस के अंदर, मतलब पहली सिचुएशन कौन सी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लगा दी है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पे नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, करवाने को लिए ट्रिब्यूनल को बोल दिया अंडर सेक्शन 241 एंड 242 रिस्पेक्टिवली। इन दैट सिचुएशंस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों हमको अलाउेबल मिलेगा। तो ये जो मैंने आप लोगों के सामने पूरा बोला वो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन बोला। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, कैसे करते हैं बुक प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट एज पर कंपनी एक्ट 2013, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें लेस करेंगे वो बोल रहा हूँ। चलो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, इनकम टैक्स पेड, उसका प्रोविजन, इनकम टैक्स का प्रोविजन, interest on income tax, dividend distribution tax, surcharge and education cess, dividend paid and proposed dividend, any amount transferred to any reserve account, losses of the subsidiary company, provision of unascertained liability and contingent liability, expenses for earning income exempt under section 10, 11 and 12, उसके एक्सपेंस को एड बैक करेंगे, सेम उसकी इनकम को वहां से माइनस करेंगे। मतलब मैं अभी लेस वाला भी बोल रहा हूँ, जो 4-5 चीजें जो मैं एड वाली बोलूंगा सामने लेस वाली भी बोलूंगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11, 12, तो यहाँ से उसकी इनकम एक्सपेंस जो उसको एड बैक करेंगे, सामने वही सेक्शन 10, 11 एंड 12 की अगर कोई इनकम है तो उसको वहां से माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, और प्रोविजन डिमिनिशन क्यों होगा, तो क्या बेड डेब्ट्स की वजह से, इंड एस 13 की, सॉरी ES 13 की वजह से, या तो फिर ES 28 की वजह से। डिफर्ड टैक्स है तो एड बैक करेंगे, और डिफर्ड टैक्स क्रेडिट साइड है तो वहां से माइनस करेंगे। बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन द रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स इफ नॉट क्रेडिटेड टू द P&L। ठीक है, अगर आपकी कोई भी असेट को रिटायरमेंट या डिस्पोज करते हो और उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर बैलेंस पड़ा है और वो P&L में क्रेडिट में नहीं लेके गए तो यहाँ पे हम उसको एड बैक कर देंगे। एक्सपेंस रिलेटेड टू द शेयर्स इन द इनकम ऑफ AOP BOI रिलेटेड इनकम अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए वो एड बैक करेंगे और उसी तरह से उसकी इनकम को वहां से माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस रिलेटेड टू द इनकम टू द फॉरेन कंपनी फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इनकम अर्न करने के लिए जो भी खर्चे किए वो एड बैक करेंगे, उसके सामने उसकी इनकम को वहां से माइनस कर देंगे। कोई भी नोशनल लॉस होता है तो एड बैक करेंगे, नोशनल लॉस वहां से माइनस कर देंगे। एक्चुअल गेन होता है यहाँ पे ऐड करेंगे, एक्चुअल लॉस होता है वहां से माइनस करेंगे।
और रॉयल्टी और पेटेंट की इनकम अर्न करने के लिए जो भी खर्च किए एड बैक करेंगे और रॉयल्टी इनकम की इनकम को वहाँ से माइनस करेंगे। तो मैंने माइनस वाले भी 5-6 आइटम बोली आपके सामने, और जो रिमेनिंग बाकी की आइटम है जो लेस में हम लोग अभी आनी चाहिए वो है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व इफ रिजर्व मेड थ्रू द पीएनएल। अगर आपका कोई रिजर्व पीएनएल के थ्रू बना था, उससे कोई अमाउंट आप लोगों ने विड्रॉ की है तो वो माइनस होगी। इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन वो आ गया, डिफर्ड टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन। हाँ देखो वहाँ पे ऐड में क्या करेंगे, पूरा का पूरा टोटल डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, यहाँ से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स वहाँ से माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट माइनस होगा। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टू द एक्सटेंड डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन रिजर्व। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नॉर्मल किसके अंदर किस तरह से माइनस होगा, तो कि व्हिचएवर इज लोअर माइनस होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या तो फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन व्हिचएवर इज लोअर वाली अमाउंट माइनस होगी। और इन दो सिचुएशन के अंदर दोनों माइनस होगी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों अमाउंट माइनस होगी। कौन सी दो सिचुएशन, एक तो सिचुएशन नंबर 1 कि अगर आपकी कंपनी के खिलाफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सेक्शन 9, सेक्शन 7 और सेक्शन 10 ऑफ द इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एडमिट कर दिया है। या तो फिर सिचुएशन नंबर 2 कंपनी एंड इट सब्सिडरी और उसकी भी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर ट्रिब्यूनल ने कि सारी कंपनी के ट्रिब्यूनल ने ऐसा बोला कि आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 241। और ऐसे नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा अंडर सेक्शन 242 में, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसा करने के लिए उसको किसने बोला होगा, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होगा। तो इन दो सिचुएशन के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों माइनस होगी। देखो अभी ये जो लिस्ट जो मैंने बोला उसमें अगर कोई कंपनी जो है वो इन डेज फॉलो करती है तो इसमें और चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, मतलब और ऐड या लेस करना पड़ेगा। हाँ अगर आपकी कंपनी जो है वो इन डेज फॉलो करती है तो आपको कुछ और चीजें ऐड और लेस करनी पड़ेगी। क्या क्या ऐड लेस करना पड़ेगा, फिर से एक बार, अगर इन डेज फॉलो करते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऐड और लेस करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे, पहले ऐड वाला बोलता हूं मैं आपको। आइटम्स क्रेडिटेड टू द अदर एक्सपेंसेस, आइटम्स क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ऐसी आइटम कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के क्रेडिट साइड में दिखाई है, मतलब आइटम्स क्रेडिटेड टू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। और आगे चल के फ्यूचर में वो आइटम्स पीएनएल के क्रेडिट साइड कभी नहीं दिखाने वाले हम लोग, कभी रिक्लासिफाइड नहीं होने वाली, तो उसको अभी रिक्लासिफाइड कर दो ना, इसीलिए उसको यहाँ पे एडबैक करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्या ऐड करेंगे, तो सबसे पहला आइटम्स क्रेडिटेड टू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, उसको हम लोग ऐड करेंगे। उसके सामने माइनस क्या करेंगे, तो क्या देखो आइटम्स डेबिटेड टू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम, ओसीआई के डेबिट अकाउंट में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसको हम ओसीआई बोलेंगे, ओसीआई के डेबिट साइड जो आइटम है और जो पीएनएल के डेबिट साइड नहीं दिखाने वाले, मतलब रिक्लासिफाइड नहीं करने वाले, तो उसको अभी कर देते हैं। ठीक है, तो वो आइटम हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर से देखो ओसीआई के क्रेडिट साइड अगर कोई आइटम है और पीएनएल में हम लोग फ्यूचर में रिक्लासिफाई नहीं करेंगे तो उसको अभी कर देंगे, इसलिए उसको ऐड कर देंगे। और ओसीआई के डेबिट साइड में अगर कोई आइटम है उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं करने वाले तो उसको अभी रिक्लासिफाई कर देंगे, इसलिए माइनस कर देंगे। तो ऐड और लेस दोनों का एक एक पॉइंट मैंने बोला। क्या ऐड करेंगे, ओसीआई की क्रेडिट साइड वाली आइटम एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट। क्या माइनस करेंगे, तो क्या आइटम्स डेबिटेड टू द ओसीआई अकाउंट एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू द स्टेटमेंट ऑफ द पीएनएल अकाउंट। लेकिन इसमें ऐड और लेस में दो चीजें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी। कौन सी दो चीजें, देखो, फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द बुक प्रॉफिट, revaluation surplus from the assets in accordance with Ind AS 16 and 38। Ind AS 16 क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और Ind AS 38 क्या है, तो कि इंटेंजिबल असेट्स का। यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला Ind AS या तो फिर इंटेंजिबल असेट्स वाला जो Ind AS है, उसकी वजह से आपकी असेट्स में जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ, ठीक है, उससे आपका ये जो पॉइंट नंबर 1 जो अभी मैंने बोला ना एडलेस वाला, उसमें ना तो बढ़ोतरी होगी ना तो कटौती होगी। मतलब रिवैल्यूएशन से या तो फायदा हुआ या तो नुकसान हो, अगर फायदा होगा तो प्लस होगा, नुकसान हुआ तो माइनस होता है जनरली, लेकिन उसकी इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द बुक प्रॉफिट। इन दोनों ये दो चीजें वो बुक प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। पहला, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम द असेट्स इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 16 एंड 38। Ind AS 16 एंड 38 की इफेक्ट से, ठीक है, असेट का जो भी रिवैल्यूएशन हुआ है उसको हम लोग बुक प्रॉफिट में प्लस माइनस नहीं करेंगे। और दूसरी चीज,
आपको जो भी गेन और लॉस होता है कहाँ से, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 109। अभी इंड एस 109 कौन सा है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का। तो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला इंड एस क्या बोल रहा है कि अगर आपको गेन और लॉस होता है, आपको गेन और लॉस होगा, क्यों, तो कि इन इक्विटी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में डेजिग्नेटेड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ठीक है। तो ओसीआई के थ्रू जो भी फेयर वैल्यू आई उससे अगर आपका जो भी गेन और लॉस होता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पर ओसीआई के थ्रू जो भी फेयर वैल्यू आई उससे आपका जो भी गेन और लॉस हुआ उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ओसीआई वाली दो आइटम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि देखो ओसीआई के डेबिट साइड जो भी आइटम है और जो पीएनएल में रिक्लासीफाई नहीं होने वाली उसको माइनस करेंगे, ओसीआई के क्रेडिट साइड जो आइटम है और जो पीएनएल में रिक्लासीफाई नहीं होने वाली उसको हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन ओसीआई की दो आइटम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। कौन सी दो आइटम, एक इंड एस 69 इंड एस 38 की वजह से जो भी असेट में सरप्लस हुआ वो, और दूसरा इंड एस 109 के मुताबिक, मतलब एज पर इंड एस 109 आपको जो भी गेन और लॉस होता है, क्यों, तो कि अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया था उसकी फेयर वैल्यू ओसीआई के थ्रू आई थी और वो फेयर वैल्यू से आपको जो भी गेन और लॉस हुआ वो आप ओसीआई में अगर दिखाया गया है तो उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। आगे नंबर 2, ये पहला पॉइंट खत्म हुआ दोनों में, ऐड और लेस दोनों में। अभी दूसरा पॉइंट दोनों में बोलूंगा, पहले ऐड में बोलता हूँ। गेन फ्रॉम change in the fair value of equity instruments through OCI and revaluation surplus from the assets on retirement, disposal, realization और transfer। देखो अभी ये एक्चुअल की बात करता है। वो जो मैंने पहले पॉइंट में मालूम है दो चीजें बोलाई थी, उसमें दूसरा बोला था इंड एस 109 वाला, वो नॉशनल गेन और लॉस था, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब इंड एस में बुक प्रॉफिट नॉशनल चीजों को कभी कंसिडर नहीं करता है। अभी दूसरा पॉइंट एक्चुअल की बात करें, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि एक्चुअल में अगर आप लोग अपनी असेट को रिटायर करते हो, डिस्पोज करते हो, रियलाइज करते हो या ट्रांसफर करते हो और वो करने से अगर आपको गेन होता है तो बट ऑब्वियसली बात है हम उसको प्लस कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अगर उससे आपको लॉस होता है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। मतलब आपकी असेट रिटायर की, डिस्पोज हुई, रियलाइजेशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ, उसकी वजह से अगर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, गेन होता है तो ऐड कर देंगे। तो दो बातें होगी यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात, अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑन, एड साइड बोल रहा हूँ, अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैन असेट टू द शेयर होल्डर्स इन अ डी मर्जर एज पर अपेंडिक्स ए ऑफ द इंड एएस 10। देखो पीएनएल के डेबिट साइड जो भी अमाउंट है, क्यों, तो कि ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर। देखो अभी आप लोग, आपने अपनी कंपनी का डीमर्जर किया, कंपनी का डीमर्जर करने से आप अपने शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर को आप लोगों ने जो भी नॉन कैश असेट दी और वो जो नॉन कैश असेट दी, ठीक है, उसकी इफेक्ट अगर आप लोगों ने अपने पीएनएल के डेबिट साइड दिखाई गई है तो उसको हम लोग एड बैक करेंगे और क्रेडिट साइड दिखाई है तो उसको माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ मैं वहाँ पर लेस में ले लूँगा। मतलब तीनों पॉइंट हो गए ऐड और लेस में। फिर से एक बार बोलो, आपकी कंपनी का डीमर्जर हुआ, डीमर्जर होने से शेयर होल्डर को जो नॉन कैश असेट ट्रांसफर हुई, नॉन कैश असेट डिस्ट्रीब्यूट हुई, उससे अगर आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड अगर कोई अमाउंट है तो एड बैक करोगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड अगर कोई अमाउंट है तो उसको लेस करोगे, ठीक है। तो देखो तीनों पॉइंट दोनों साइड, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तीनों पॉइंट दोनों साइड फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ऐड और लेस दोनों साइड फिर से एक बार बोल रहा हूँ। तीनों पॉइंट, नंबर 1, ओसीआई अकाउंट के आइटम्स क्रेडिटेड टू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मतलब ओसीआई के क्रेडिट साइड अगर कोई आइटम थी और उसको पीएनएल में फिर से रिक्लासिफाई नहीं करनी है तो ऐड कर दोगे। वही बात सामने की साइड माइनस में, वहाँ पर डेबिट, ओसीआई के डेबिट साइड कोई आइटम है पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं करनी है तो माइनस कर दोगे। लेकिन ओसीआई की सारी आइटम लेंगे जो पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं करने की है, लेकिन दो आइटम को छोड़ के। कौन सी दो आइटम? अगर इंड एस 16 या इंड एस 38 की वजह से, मतलब इंड एस 16 इंड एस 38 से इंड एस में जो भी दिखा है उसमें आपकी असेट में जो भी सरप्लस वैल्यूएशन हुआ वो,
मतलब जो भी रिवैल्यूएशन हुआ वो, या तो फिर इंड एस एज पर इंड एस इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 109 के मुताबिक फेयर वैल्यू की वजह से आपका जो ओसीआई में जो फेयर वैल्यू दिखाया गया है उससे आपको जो भी नोशनल गेन या नोशनल लॉस हुआ है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, अगर गेन हुआ है तो माइनस कर देंगे, लॉस हुआ है तो एड बैक कर देंगे। तीसरी वही बात, आगे अभी नोशनल की बात की, अभी एक्चुअल की बात करो। अगर आपको एक्चुअल गेन होता है तो ऐड कर दो, एक्चुअल लॉस होता है तो माइनस कर दो, ठीक है। नंबर 4, अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर्स इन डीमर्जर। आपकी कंपनी का डीमर्जर होने से आपके शेयर होल्डर्स को जो भी नॉन कैश असेट डिस्ट्रीब्यूट हुई है उससे आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जो अमाउंट है वो एडबैक करेंगे। और सेम वे आपका कंपनी का डीमर्जर होने से आपके शेयर होल्डर्स को जो भी नॉन कैश असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जो भी अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। और दोनों साइड अगर आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांजिशन अमाउंट है तो उसका 1/5 मतलब 5 साल में वो हमको रिकवर करने को मिलेगा। अगर डेबिट साइड है तो 1/5 एडबैक करेंगे, अगर क्रेडिट साइड है तो 1/5 माइनस करेंगे, ठीक है। अभी ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या है, तो कि देखो अगर कोई कंपनी जो पहले एएस फॉलो कर दी थी और जिस साल में वो एएस से इंड एस में आती है तो वो ट्रांजिशन अमाउंट की इफेक्ट उसके ऊपर आएगी। अभी ट्रांजिशन अमाउंट क्या है, तो देखो ट्रांजिशन अमाउंट मीन्स द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी excluding capital reserve and security premium reserve on the convergence date but not including the following। ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी, मतलब अदर इक्विटी में आपको एडजस्टमेंट करने से जो भी टोटल अमाउंट मिलेगी, अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन द कन्वर्जेंस डेट। कन्वर्जेंस डेट के ऊपर अदर इक्विटी में जो भी एडजस्टमेंट हुआ है उसकी टोटल वैल्यू को ट्रांजिशन अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। अभी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी हुई, तो क्या नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट, तो क्या नंबर 1 अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द कन्वर्जेंस डेट विच शैल बी सब्सिक्वेंटली रीक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट, ठीक है। देखो ओसीआई अकाउंट में अगर कोई ओसीआई की अकाउंट में मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एडजस्टेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी अमाउंट हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और आगे चलकर वो पीएनएल में अगर रिक्लासिफाइड होने वाली है तो जिस साल में रिक्लासिफाइड होगी उस साल में हम लोग उसको दिखाएंगे, ठीक है। अभी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिस साल में उसको रिक्लासिफाइड करेंगे उस साल में उसको दिखाएंगे, अभी करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, revaluation of surplus of assets in accordance with Ind AS 16 and 38 adjusted on the convergence date, ठीक है। Ind AS 16 and 38 के वजह से असेट्स में जो भी रिवैल्यूएशन हुआ है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। गेन और लॉसेस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, मतलब वही नोशनल वाली बात हो गई, नोशनल रिवैल्यूएशन सरप्लस और नोशनल गेन और लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109, जो अभी आगे पूरा जो बताया है समझा उसी के मुताबिक। मतलब ये 2 पॉइंट तो ईजी हो गए कि इंड AS 1638 का जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस उसको वहाँ पे भी कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कंसिडर नहीं करेंगे, इंड AS 109 वाला वहाँ भी कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ भी कंसिडर नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द आइटम्स ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स रिकवर्ड एट फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ D5 एंड D7 ऑफ द इंड AS 101, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो भी एडजस्टमेंट होगा और किस तरह से फेयर वैल्यू की वजह से उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया है उसका अगर एडजस्टमेंट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंड एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑन फॉरेन ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 101 उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन अमाउंट आपको कैलकुलेशन करने का पूछेंगे नहीं, वो सीधी आप लोगों को दे दी जाएगी। अभी मैट क्रेडिट, अभी ये जो मैट है वो किन फॉरेन कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, देखो तो क्या मैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनीज, कौन सी फॉरेन कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, तो क्या अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी फॉरेन कंट्री की रेसिडेंट है और उसका इंडिया के साथ DTAA है और उसका इंडिया में कोई PE नहीं है तो उसके ऊपर मैट नहीं लगेगा, वो वाली फॉरेन कंपनी के ऊपर मैट नहीं लगेगा। और दूसरी फॉरेन कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी की जिसका फॉरेन कंट्री में रेसिडेंट है और उसका इंडिया के साथ ना तो कोई DTAA ना तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया में PE है उसका कोई, तो ऐसी फॉरेन कंपनीज के ऊपर कोई मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। देखो फिर से एक बार, फॉरेन कंपनी के जो
ऐसी कंपनी की रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विथ विच इंडिया हैज़ अ DTAA एंड सच फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव PE इन इंडिया। मतलब ऐसी फॉरेन कंपनी की जो ऐसी फॉरेन कंट्री की रेसिडेंट है जिसका इंडिया के साथ कोई DTAA नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ DTAA है लेकिन इंडिया में कोई PE नहीं है, या तो फिर ऐसी फॉरेन कंपनी वो ऐसी फॉरेन किसी कंट्री की रेसिडेंट है कि जिसका इंडिया के साथ कोई DTAA भी नहीं है और जिसका इंडिया में कोई PE भी नहीं है। ऐसी कंपनी जो है, या तो फिर किसी भी लॉ के तहत उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी फॉरेन कंपनी को ऊपर मैट नहीं लगता है। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो है वो एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो किस तरह से होगा, तो कि नेट प्रॉफिट शुड बी कॉम्प्यूटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी, तो वो हमारा जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है शेड्यूल 3 उसके हिसाब से नहीं बना होगा, तो वो उसके पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट बना होगा वो रिस्पेक्टिव एक्ट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा उसी को हम लोग वहाँ पर उस टाइम पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे अभी मेट क्रेडिट की बात करते हैं। तो क्या सेक्शन 115JAA जो है वो उसमें मेट क्रेडिट मिलती है। मेट क्रेडिट कितने साल तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं, तो क्या 15 साल तक। अभी मेट क्रेडिट कैसे मिलेगी, तो कि आप अगर 15% बुक प्रॉफिट जो है वो इनकम टैक्स के प्रोविजन से अगर ज़्यादा पे करते हो ना, तो जितना ज़्यादा आपने पे किया दैट इज़ योर मेट क्रेडिट। सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स आपका आया 3 लाख रुपए और मेट के हिसाब से अगर आपने टैक्स पे करने को आया आपका 4 लाख रुपए, तो आपका मेट क्रेडिट कितना रहेगा, 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर सोचो इससे रिवर्स सिचुएशन होता कि अगर इनकम टैक्स 4 लाख है और मेट 115JB के हिसाब से बुक प्रॉफिट वाला जो टैक्स आया 15% वो आपका 3 लाख आया, तो आपको मेट क्रेडिट नहीं मिलेगी। मतलब मेट क्रेडिट किन सिचुएशन में मिलेगी, अगर आपका मेट मतलब 115JB के हिसाब से जो आप टैक्स पे करते हो वो इनकम टैक्स से ज़्यादा पे करते हो तब भी आपको मेट क्रेडिट मिलेगी। ठीक है, मतलब 15% ऑफ बुक प्रॉफिट माइनस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन द इज इक्वल टू मेट क्रेडिट। आप फॉर्मूला इस तरह से रख सकते हो इसको कि 15% ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब मेट का टैक्स माइनस इनकम टैक्स का टैक्स, इन दोनों का डिफरेंस आपका मेट क्रेडिट होगा। अभी देखो मेट क्रेडिट आपको सेट ऑफ कैसे मिलेगा, 15 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन कैसे सेट ऑफ मिलेगा, तो जिस ईयर में अभी इससे रिवर्स जो मैंने फॉर्मूला बोला ना, इससे रिवर्स जिस साल में मान लो कि कोई साल में आपका इनकम टैक्स मेट से ज्यादा हो गया, मतलब इनकम टैक्स जो पे करना था वो मेट से ज्यादा हो गया, तो जो ज्यादा इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो ना उसके सामने आप अपनी मेट क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, चलिए अभी बात करता हूं मैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की। ये जो मैंने यहां तक बात की वो मेट की बात थी, अभी मैं यहां पे बात करूंगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की, AMT। EMT अभी किसके ऊपर एप्लीकेबल, तो कि EMT जो है वो ऑल एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कंपनी, मतलब कंपनी को छोड़ के बाकी जितने भी एसएससीज है उसके ऊपर EMT लगेगा। मतलब क्यों, तो कि मेट किसके ऊपर लगता था, कंपनी के ऊपर, तो EMT कंपनी को छोड़ के बाकी के सारे एसएससीज के ऊपर लगेगा। अभी EMT को कौन सी सेक्शन गवर्न करती है, सेक्शन 115JC। सेक्शन 115JC इज गवर्निंग द EMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अभी EMT कैसे हम लोग पे करेंगे, तो कि इनकम टैक्स पेबल बाय पर्सन, एनी पर्सन हायर ऑफ, मतलब ये दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो हमारा EMT होगा। एडजस्टेड टोटल इनकम से जो टैक्स पे करने का होता है उसका 18.5%, मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, और टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स विच एवर इज हायर होगा वो टैक्स हमको पे करना है। यहाँ पर भी सरचार्ज अगर होता है तो एप्लीकेबल होगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% एप्लीकेबल होगा। मतलब कि देखो इनकम टैक्स अगर EMT लगता है तो उस सिचुएशन में टैक्स कैसे पे करना है, तो क्या हायर ऑफ टैक्स पेएबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हायर। देखो यहाँ पर 18.5% है, ये चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 18.5% है, मतलब मेट का रेट 15% है, यहाँ पर EMT का रेट जो है वो 18.5% ही है। अभी एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है, देखो वहाँ पे तो बुक प्रॉफिट का बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, यहाँ पर इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं, बट खत्म हो जाता है। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है, तो कि आप सबसे पहले क्या लोगे, तो कि नेट टोटल इनकम लोगे आप अपनी एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से आप सबसे पहले अपनी नेट टोटल इनकम लोगे, उसमें क्या ऐड करोगे। अगर आप SEZ वाले हो तो सेक्शन 10AA का जो भी डिडक्शन दिया है उसको एड बैक कर दोगे।
अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में आते हो और उसका अगर आप लोगों ने मतलब 35AD के जो भी 14 जो स्पेसिफाइड बिजनेस दिखाए गए हैं वो स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आते हो और आपने उसका डिडक्शन लिया है तो वो डिडक्शन आप लोग एड बैक करोगे। और अगर आपको सेक्शन 80I से 80RRB एक्सेप्ट सेक्शन 80B मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वो नहीं मिलेगा, उसका मतलब वो डिडक्शन आपको एड बैक नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपने सेक्शन 80I से लेके 80RRB के अगर कोई भी चैप्टर 6 के डिडक्शंस लिए हुए तो वो आप यहाँ पर एड बैक कर दोगे। मतलब 3 चीजें आपको यहाँ पर एड बैक करनी है। सेक्शन 10AA SEZ का अगर डिडक्शन लिया है तो, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर डिडक्शन लिया है तो, या तो फिर चैप्टर 6 के डिडक्शन सेक्शन 80I से लेके 80RRB तक एक्सेप्ट सेक्शन 80P। और लेस क्या करना है तो क्या देखो तो यहाँ पर 35AD जो है हम लोग यहाँ पे एड बैक कर देंगे। तो फिर अगर उससे हम लोगों ने अगर कोई असेट खरीदी है तो उसका डेप्रिसिएशन तो एटलीस्ट अलाउेबल होना चाहिए ना। तो वो डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के तहत जो भी डेप्रिसिएशन हमको अलाउेबल मिलना चाहिए वो हम लोग यहाँ से उसको माइनस कर देंगे। तो ये दोनों चीजें प्लस माइनस करने से जो प्रॉफिट मिलेगा, जो भी इनकम आएगी उसको एडजस्टेड टोटल इनकम बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से उसका टैक्स पे करेंगे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, या तो फिर एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% विच एवर इज हायर होगा वो एप्लीकेबल होगा। और AMT का क्रेडिट भी सेम है, मेट क्रेडिट की तरह ही सेम है, उसका भी कैलकुलेशन सेम है, ठीक है। और इसको भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, वही 34 ABC वाला दोनों में, मेट और AMT दोनों में, एडवांस टैक्स का 234 ABC दोनों वाला, ठीक है। और अभी एक लास्ट ले लेते हैं SEZ वाला पॉइंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो क्या देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सबसे पहले SEZ जो है मतलब सेक्शन 10AA मतलब SEZ जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोगों को, सेक्शन 10AA के अंतर्गत हमको कुछ डिडक्शन मिलता है। सबसे पहले सेक्शन 10AA है क्या, तो क्या सेक्शन 10AA इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट्स इन SEZ। अगर कोई एस्टैब्लिश नया बना है मतलब नया एस्टैब्लिश हुआ है कहां पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उसको सेक्शन 10AA गवर्न करती है। इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एन अंडरटेकिंग विच बिगिंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल्स और थिंग्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी SEZ। मतलब कोई SEZ है, किसी भी SEZ में कोई मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है या तो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, तो उसको इस सेक्शन के अंदर कवर कर दिया गया है। अभी इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप SEZ में मैन्युफैक्चरिंग करते हो या आर्टिकल प्रोड्यूस करते हो या तो फिर सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको है ना क्या डिडक्शन मिलता है, तो क्या ऐसी कंपनियों को पहले 5 साल तक मतलब अपने इस्टेब्लिशमेंट के पहले 5 असेसमेंट ईयर तक उनके एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% जो टैक्स आता है ना वो एग्जम्प्ट है। फिर दूसरे 5 असेसमेंट ईयर तक एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट जो है वो एग्जम्प्ट है। और उसके बाद वाले 5 साल तक मतलब 5 असेसमेंट ईयर तक एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% या तो फिर PNL अकाउंट के क्रेडिट साइड SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में जो भी अमाउंट डेबिटेड टू द PNL अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द SEZ, मतलब अगर PNL के डेबिट साइड अगर आपने कोई अमाउंट डेबिट किया है तो फिर SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के क्रेडिट साइड कोई अमाउंट आप लोगों ने क्रेडिट किया है वो अमाउंट, या तो फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% विच एवर इज लोअर वाली जो अमाउंट है वो तीसरे वाले 5 साल में आपको डिडक्शन में मिलेगी। मतलब अगर आप लोगों ने SEZ में कोई यूनिट इस्टेब्लिश किया है तो 15 साल का बेनिफिट है। किस तरह से, पहले 5 साल एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा, दूसरे 5 साल एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% डिडक्शन मिलेगा, और उसके 5 साल बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% या तो फिर PNL के डेबिट साइड जो अमाउंट है वो, या तो अमाउंट क्रेडिटेड टू द SEZ री इन्वेस्टमेंट, या तो फिर PNL के क्रेडिट साइड SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में जो अमाउंट क्रेडिट की गई है वो, विच एवर इज लोअर वाली जो अमाउंट है तीसरे वाले 5 असेसमेंट ईयर में, वो दोनों में से जो लोअर वाली अमाउंट है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। अभी यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो क्या एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि SEZ में जो भी आपका यूनिट लोकेटेड है उसका प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन का इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, PGBP से जो आप लोगों ने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है एज पर PGBP, वो मतलब PGBP ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस the consideration in respect of export brought into India in convertible foreign exchange within the time permitted by RBI।
मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर यहाँ पर हम लोग क्या किसको कंसिडर करेंगे कि आप लोगों ने जो भी एक्सपोर्ट किया है उसके रुपए आप लोगों को इंडिया में लाने पड़ेंगे। कितने टाइम में लाने पड़ेंगे, तो कि जो भी आरबीआई ने टाइम लिमिट दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको वो रुपए इंडिया में लाने पड़ेंगे। अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर में है ना कुछ चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कि एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, expense for providing service outside India. Export turnover does not include cash compensatory support, duty drawback and profit on sale of import, entitlement license। और यही सारी चीज हम टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बात हुई डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA जो SEZ में इस्टेब्लिश्ड नए यूनिट को मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं या तो फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।